बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और बात करने लगे हैं जी बनु अब्बास की। और देखेंगे कि बनु अब्बास का जो टाइम पीरियड है वो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो है वो कैसा रहा। ठीक है, और इससे पहले हम बनु उमैया की बात कर चुके हैं और उनके तकरीबन 90 साल पे मुहित जो एक हुकूमत थी या खिलाफत थी उसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो अब बनु अब्बास की जो हुकूमत थी एक्चुअली में ये 500 सालों पे मुहित रही। ठीक है, अब 500 सालों पे मुहित तो रही, लेकिन इनके जो इनिशियल 100 ईयर्स हैं यानी तकरीबन पहले 100 साल जो हैं यही एक्चुअली में एक शानदार एरा रहा इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, या बनु अब्बास की असल हुकूमत रही। क्योंकि बाकी जो 400 साल की हुकूमत रही उसमें बनु अब्बास का नाम तो ज़रूर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन वो एज ए पपेट या एक कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल होते रहे, लेकिन जो असल पावर थी वो पावर किसी और के हाथ में थी। यानी कि जो अब्बासी एरा है इसको 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। तो उसमें से जो पहला हिस्सा है, ठीक है, वो जो पहला हिस्सा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 9 हुक्मरान आए, तो ये जो 9 हुक्मरान थे एक्चुअली में यही जो है बनु अब्बास, असल बनु अब्बास की हुकूमत थी। इसके बाद जो आगे चलते रहे, क्योंकि टोटल 37 हुक्मरान आए बनु अब्बास के अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि नाम तो बनु अब्बास का ही यूज़ होता रहा कि भाई ये अब्बासीड कैलिफेट ही है, लेकिन एक्चुअली में वो उनकी पावर सिर्फ जो है वो उनके महल तक शायद महदूद थी, या वहाँ पे भी उनके वजीरों के जो है वो हुक्म चलते थे, महल के अंदर भी उनकी ताकत नहीं थी। तो पहला जो 100 साल का अरसा ये था ये बहुत शानदार रहा। और ये जो सारा टाइम था अब्बासीड कैलिफेट का, यानी 750 से लेके और 1258 तक का, जिस टाइम पे सुकूत बगदाद हुआ, तो ये सारे का सारा अरसा जो है इसको गोल्डन टाइम कहा जाता है इस्लाम के लिए। ठीक है, यानी कि ये गोल्डन एज थी इस्लाम की, और इस्लाम ने इस टाइम पे ख़ास करके जो इस्लामिक सिविलाइजेशन थी, इस्लामी तहज़ीब जिसको हम कहते हैं, वो इस्लामी तहज़ीब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट हुई, और ख़ास करके जो नॉलेज था, जो इल्म था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जी अब्बासीड रेवोल्यूशन की, और देखते हैं कि अब्बासीड कौन है और इन्होंने जो है ये क्या रेवोल्यूशन आया और किस तरह से जो है वो बनु उमैया से हुकूमत जो है वो हासिल की। अब सबसे पहले बनु अब्बास का जो नाम है ये पड़ा जी हज़रत अब्बास के नाम के ऊपर, और हज़रत अब्बास जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं वो थे, और उनका जो ये कबीला था तो ये बनु अब्बास, तो उसके नाम के ऊपर ये पड़ा। और बनु उमैया, इससे पहले जो उमैयद कैलिफेट थी वो तकरीबन 90 साल पे मुहित थी, और उसमें हमने देखा कि जो बहुत बुरा जो इंसिडेंट हुआ जिसको तारीख़ जो है याद रखती है, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो गम गुस्सा जो है वो इस्लाम के अंदर या मुसलमानों के अंदर पाया जाता है, वो है जी वाक़या करबला, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है वो अहले बैत के साथ हुआ, और किस तरह से अहले बैत को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया गया यजीद और उसकी फ़ौजों की तरफ से। तो वहाँ पे यानी बनु उमैया की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें नफ़रत देखने को मिलती है, और ख़ास करके बनु उमैया ने जो है वो जिस तरह से ख़ास करके जो अरब थे उनके साथ जो सलूक किया, और या ख़ास करके अहले बैत, और दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो शिया थे, ठीक है, जो कि हज़रत अली के सपोर्ट में आए थे, तो उनके साथ, जिनको उस टाइम पे अलावती कहा जाता था, तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो अब हुआ ये कि बनु उमैया जो थी वो, क्योंकि शाम में उनकी हुकूमत थी, तो इसका मतलब ये है कि उनको जो सपोर्ट थी वो नॉन अरब्स की थी, यानी कि वो लोग ज़्यादा थे जो कि अरब नहीं थे, और जो अरब थे उनके दिल में गम गुस्सा था शदीद किस्म का बनु उमैया के लिए कि भाई उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ऊपर, अहले बैत के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से जो अरब थे वो हमेशा से अब यानी एक किस्म का उनसे नफरत करते थे बनु उमैया से कि भाई उनकी हुकूमत किस तरह से ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही अब्बासीड कैलिफेट स्टार्ट हुई, ख़ास करके अब्बासी जो तहरीक है, ये जो अब्बासी तहरीक स्टार्ट हुई, तो इसको अरबों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया, एक तो ये इनका जो ताल्लुक़ था वो हाशिम ख़ानदान से था, ठीक है, ये कुरैश के ख़ानदान से। दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो क्या था कि ये बनु उमैया के अगेंस्ट थे, यानी इन्होंने बनु उमैया के ख़िलाफ़ जो है वो स्लोगन बुलंद किए, नारा लगाया, तो इस वजह से अरब ने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। गो कि इनकी जो हुकूमत आई वो अरबों की सपोर्ट की वजह से नहीं आई, बल्कि हम आगे जब देखेंगे तो हमें नज़र आएगा पर्शियंस जो हैं उनकी सपोर्ट की वजह से बनु अब्बास को हुकूमत मिली, लेकिन अरब भी इनकी सपोर्ट में थे उस टाइम पे बनु उमैया के अगेंस्ट में।
अब ये किस्सा स्टार्ट होता है उस टाइम पे जब मुख्तार सकफ़ी जो हैं, ठीक है, जिसका हमने जिक्र किया था कि मुख्तार सकफ़ी जो है उसने कहा था हम अहले बैत जो है उनका जो है वो बदला लेंगे। तो उस टाइम पे वो जब इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबदीन के पास गए थे बैत के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर वो हज़रत अली के दूसरे साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया के पास आए और उनके हाथ पे बैत की और उनके साथ मिल के जो है वो यानी उनके हाथ पे बैत करके तो फिर एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो उन्होंने यानी कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो हैं उनके हाथ पे एक बैत हो चुकी थी। तो उसके बाद मुख्तार सकफ़ी ने देखा कि भाई उसने क्या क्या चालें चली या किस तरह से चली, लेकिन वो एक सिलसिला जो बैत का था वो उसी तरह से चलता रहा। उसके बाद जो मोहम्मद बिन हनफिया के जो बेटे थे अबू हाशिम के पास आई तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हैं जो कि हज़रत अब्बास के पोते थे, ठीक है, हज़रत अब्बास के जो पोते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अबू हाशिम ने जो है उनके हाथ पे क्या किया जी, बैत कर ली कि भाई आपके हाथ में बैत करता हूँ तो खिलाफत कैसे। उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन हनफिया के जो है वो ख़ानदान से हज़रत अब्बास के ख़ानदान में जो है वो चली गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अब्बासी तहरीक स्टार्ट कर दी। यानी अब्बासी तहरीक जो स्टार्ट की वो किसने की, वो हज़रत अब्बास के पोते ने स्टार्ट की जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिनका नाम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हीं की वजह से जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की तो फिर उन्होंने हज़रत अब्बास के नाम के ऊपर, यानी क्योंकि फैमिली तो वही थी तो इस वजह से इनका नाम पड़ा जी अब्बासी या तहरीक अब्बासी। उस टाइम पे एक मूवमेंट चल रही थी या हम कह सकते हैं कि अब्बासी कैलिफेट का पूरे का पूरा एक सिलसिला जो है उस टाइम पे बिल्ड हुआ। तो उसके जो रूए रवां थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो थे इनके 3 साहबजादे थे। सबसे बड़े इब्राहिम थे, उसके बाद अबू अब्दुल्ला अल सफ़ा थे और उसके बाद जो है अबू जाफ़र मंसूर थे। तो सबसे पहले जब इनकी वफ़ात हो गई यानी मोहम्मद बिन अली अब्दुल्ला की जब वफ़ात हो गई तो उसके बाद वो खिलाफत आई जी इब्राहिम के पास और इन्होंने जो है वो जो अब्बासी तहरीक चली आ रही थी कि भाई हमने अपनी जो है वो खिलाफत कायम करनी है, तो वो एक पूरे पूरा सिलसिला जो है शुरू किया। उस टाइम पे ये जो है इनकी जो यानी मौजूद कहाँ पे थे, ये फ़लस्तीन के अंदर मौजूद थे और फ़लस्तीन से इन्होंने एक बैत का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ था और फ़लस्तीन से लोग जो है इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मान रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो इनको सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। पहले मोहम्मद बिन अली अब्दुल्ला को सपोर्ट करना स्टार्ट हुए, उसके बाद जो है उनके बेटे इब्राहिम के हाथ पे उन्होंने बैत की। इसी दौरान इनका एक पर्शियन जो है वो एक नया मुस्लिम हुआ था, ठीक है, अबू मुस्लिम जिसको कहा जाता है, और ये नया नया जो है वो मुसलमान हुआ था। तो ये अबू मुस्लिम जो है ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो जनरल था और इसको जो है वो भेजा गया पर्शिया के अंदर के पर्शियंस की आप हेल्प ले, ख़ास करके खुरासान के इलाके के अंदर जो कि एक दूर दराज का इलाका है और जहाँ पे तकरीबन सारे ही नए मुस्लिम थे। तो उन्हीं में ये अबू मुस्लिम जो है इनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इनको जो है वो इब्राहिम की तरफ से भेजा गया कि आप जाएँ और जाके वहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर जो है वो खिलाफत के नाम पर यानी कि आप बैत लें। तो उन्होंने वहाँ पर जाके वहाँ पर फिर एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो पर्शियन हेल्प थी वो बहुत ज़्यादा इन्हें मिली। उसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम की जो है वो वफ़ात हो गई। तो उनकी वफ़ात के इब्राहिम को माना जाता है कि कत्ल किया गया। अब उनको कत्ल कैसे किया गया कि उसके अंदर भी जो है वो कहा यह जाता है कि ऐसे हुआ कि एक जो कासिद था, ठीक है, वो कासिद जो है वो अबू मुस्लिम जो है जो इस टाइम पे पर्शिया के अंदर मौजूद थे, उनका एक ख़त लेके जो है वो आ रहा था इब्राहिम के पास। कहाँ पे जी, फ़लस्तीन के अंदर। तो वो जो ख़त है और वो जो कासिद है उसको पकड़ लिया गया। तो इस तरह से जब उस कासिद को पकड़ा गया और उस कासिद को जो है वो पेश किया गया उमैया के सामने, बनु उमैया के सामने, उनके हुक्मरान के सामने, तो उस टाइम पे मरवान सानी जो है, मरवान सेकंड, वो जो है हुक्मरान था। तो उसने जब वो ख़त पकड़ा तो उसके थ्रू फिर जो है वो मुस्लिम तक पहुँचे, इब्राहिम तक पहुँचे और इब्राहिम को इस तरह से फिर जो है उन्होंने कत्ल कर दिया माना जाता है। तो उसके बाद ये जो चार्ज था अब्बासी तहरीक का वो किसके पास आया जी, असफ़ा के पास आ गया। तो असफ़ा जो है यही एक्चुअली में जिन्होंने बुनियाद रखी किसकी जी, अब्बासी खिलाफत की सबसे पहले। क्योंकि अब असफ़ा के टाइम पे अबू मुस्लिम जो है इन्होंने खुरासान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हासिल कर ली थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्हें मदद मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम पे अब जब ये फ़लस्तीन के अंदर थे तो इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया था, यानी मोहम्मद बिन अली अब्दुल्ला जो हैं इन्होंने खिलाफत तो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन ये उस टाइम पे ओपन नहीं थी, बल्कि खुफिया तौर पे जो है वो क्या किया जा रहा था कि खुफिया तौर पे लोगों से बैत ली जा रही थी। और दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह से अबू मुस्लिम जो हैं वो खुफिया तौर पर खुरासान के अंदर, जो पर्शिया का इलाका है खुरासान दूर दराज का, यहाँ पर आप अगर मैप के अंदर देखिए तो ये आपको यहाँ पर खुरासान नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये फ़लस्तीन है। तो यहाँ से इन्हें रवाना किया गया इतने
दूर इस जगह पे कि आप जाएं और जाके जो है वो खिलाफत के नाम के ऊपर या अब्बासियों के नाम के ऊपर जो है वो क्या करें, वहाँ पे ओत ले लोगों से। तो यहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है इन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में ज्वाइन किया। अब इसी दौरान हमने देखा कि इब्राहिम की डेथ हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अल-सुफ़ा जो है उनके पास आया, तो इतने में इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अबू मुस्लिम को मिल चुकी थी यहाँ पे। तो अबू मुस्लिम ने फिर यहाँ पे ओपन जो है वो एक स्टार्ट कर दिया, एक काले कलर का जो है वो झंडा जो है माना जाता है, उन्होंने क्या किया, जो उस काले कलर के झंडे को बुलंद किया, जो कि माना जाता है कि एक बैनर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में। तो इसी वजह से जो अब्बासी खिलाफत है उसका रंग भी जो है वो ब्लैक ही दिखाया जाता है, जो उनका डायनेस्टी का है। तो यहाँ से इन्होंने फिर क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए अबू मुस्लिम, और इन्होंने करते करते ये जो ईरान का जो इलाका था पर्शिया का, यहाँ पे इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ से इनकी जब पावर इंक्रीज़ हुई तो ये पहुँचे कूफा। जब ये यहाँ से कूफा पहुँचे तो इसी दौरान यहाँ से ये भी जो है कूफा के लिए रवाना हो गए, यानी कि असूफा और अबू जाफ़र मंसूर जो हैं ये दो भाई भी यहाँ पहुँचे कूफा के अंदर। और कूफा में जो है वो पहली यहाँ पे जो जुम्मे का दिन था, तो जुम्मा के दिन जो है वो मस्जिद का खुतबा दिया, और ख़ुतबा दे के तो यहाँ पे जुम्मे के खुतबा में पहली बार अपना नाम जो है वो अनाउंस किया और लोगों से बैत ली, यानी कि जुम्मा के दिन जो है वो ओपन ली, यहाँ पे कूफा के अंदर जो है वो बैत ली गई। और किस नाम के ऊपर ली गई, बनु अब्बास के नाम के ऊपर ली गई, और यहाँ से अब्बासी खिलाफत जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ऐसा नहीं कि दूसरी साइड पर जो बनु उमैया थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये उसके जवाल का टाइम था, तो फिर अल-सुफ़ा को जंगें लड़नी पड़ी, एक पूरा सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो इसलिए अल-सुफ़ा को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ठीक है, इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही। तो इसी दौरान जो है माना जाता है कि जो अली बिन अब्दुल्ला थे उनको जो है वो जो अंकल थे, तो अब्दुल्ला बिन अली जो है इनका फिर मुकाबला हुआ मरवान सेकंड के साथ, जो कि आखिरी हुक्मरान था। तो इन्होंने जो है फिर क्या किया जी, शिकस्त दी। अब ये किसके यानी कि असूफा के अंकल थे, तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन अली जो हैं ये उनके भाई थे, ठीक हो गया। तो इस तरह से इनको शिकस्त हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया जी, जो बनु अब्बास था इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे माना जाता है कत्ल गारत की, और ख़ास करके बनु उमैया के जितने शहज़ादे थे उन सब शहज़ादों को जो है वहाँ पे कत्ल किया, उनके ख़ानदान के लोगों को चुन चुन के कत्ल किया, सिवाय इसके कि अब्दुर्रहमान जो है वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और वो स्पेन गया वहाँ से, और वहाँ पर जाके उमैया डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी स्पेन के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर फिर जो है वो उमैया डायनेस्टी अगले कुछ साल तक वहाँ पर मौजूद रही। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया और इनसे बदले लिए गए वो सारे के सारे, कि जो जुल्म इन्होंने अपने जो 90 साला हुकूमत थी बनु उमैया ने जो अरबों के ऊपर या खास करके अहले बैत के ऊपर जो जुल्म तोड़े थे, तो उनका एक किस्म का बदला लिया गया, ये माना जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा यहाँ पे जुल्म सितम हुआ। और उसके बाद अल-सुफ़ा जो हैं इनको तो मौका नहीं मिला, क्योंकि ये जंगों में मसरूफ़ रहे, तो इनको फाउंडेशन जो एक्चुअल फाउंडेशन थी जो अब्बासियों की, उसका मौका नहीं मिला उसको ठीक करने का। तो उसके बाद जो उनके भाई आए, ठीक है, उनके भाई कौन थे, अल-मंसूर के नाम से जो मशहूर हुए, ठीक है। तो अल-मंसूर जो है उनको माना जाता है कि वो रियल फाउंडर हैं। एक्चुअली में किसके रियल फाउंडर हैं जी, अब्बासी जो पूरी की पूरी कैलिफेट है उसके रियल फाउंडर हैं, क्योंकि उन्होंने 22 साल तकरीबन जो है वो हुकूमत की, और इन 22 सालों में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए किसको जी, अब्बासी खिलाफत को। और यूँ जो है वो अब्बासी खिलाफत फिर आगे बढ़ी और इस्लाम का जो गोल्डन टाइम था वो स्टार्ट हुआ। तो ये जितना भी सारे का सारा प्रोसेस था इसको कहा जाता है अब्बासी रेवोल्यूशन, क्योंकि ये रेवोल्यूशन हुआ, ये इनकलाब आया। और इनकलाब जो है वो क्या है, इनकलाब जो है वो जब भी एक हुकूमत तब्दील होती है और ख़ास करके उसमें बहुत ज़्यादा जब खून शामिल हो जाता है, तो वो जो है वो उसको हम कहते हैं जी रेवोल्यूशन, कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। तो इनकलाब आया और बनु उमैया जो है उनके हाथ से हुकूमत शिफ्ट हुई और अब्बासियों के हाथ में आ गई, और इस तरह से अगले 500 साल अब्बासियों के नाम के ऊपर हुकूमत होती रही, जिसमें पहले 100 साल जो है वो तो स्ट्रॉन्ग अब्बासीड होल्ड था। उसके बाद अगले 400 साल जो है वो सिर्फ बराए नाम ही हुकूमत जो है वो अब्बासियों की रही, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेवोल्यूशन का जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लोज। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट मौजूद है पूरे के पूरे जो खलीफा रहे। 37 खलीफा टोटल जो है वो बनु अब्बास के रहे, ठीक है। यानी कि 500 सालों के अंदर 37 खलीफा जो है वो आए और वो हुकूमत करते रहे। अब उसमें 4 हिस्सों के अंदर या 4 एराज के अंदर जो है वो तकसीम किया गया बनु अब्बास की हुकूमत को, यानी 4 जो है वो मुख्तलिफ पीरियड्स रहे जिस टाइम पे बनु अब्बास की हुकूमत होती रही, जिसमें पहले जो 9 हुक्मरान हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट 9 जो रूलर्स आए इस टाइम पे या खलीफाज आए, तो ये जो थे ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको मैंने आपको
आपको पहले ही बताया कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और एक्चुअली में अगर कुछ हिस्टोरियंस के नज़दीक जब देखा जाए तो वो सिर्फ इसी को, ये जो पहले 9 हुक्मरान थे, इन्हीं को अब्बासी खिलाफत मानते हैं कि भाई यही जो अब्बासी खिलाफत थी, यही खिलाफत थी। यहाँ पे जो खलीफा आए उन्होंने ही जो है वो एक तो इस्लाम को वो आगे लेके गए, एक तहजीब कल्चर को आगे लेके गए, और अब्बासी जो हुकूमत थी, जो खिलाफत थी, उसको स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा जो हमें बाकी 3 पीरियड्स नज़र आते हैं, इसमें नाम तो ज़रूर यूज़ हुआ अब्बासियों का, लेकिन एक्चुअली में जो है वो को ऐसा ख़ास कोई हुक्मरान आया नहीं कि जिसने इंडिपेंडेंटली जो है वो हुकूमत की हो, जैसे कि पहले 9 हमें नज़र आते हैं। क्योंकि पहले में 9 हैं, उसके बाद 13 हुक्मरान आए, तो ये 13 हुक्मरान जब आए तो यहाँ पे उस टाइम पे जो प्रेशर था वो टर्कों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, यानी तुर्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 आए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे जोर नजर आता है बोया का, ठीक है। तो ये जो बोया या बोहवीर्स थे ये शिया थे, और इनका यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है। और इंडिपेंडेंट जो डायनेस्टीज थी, डिसेंट्रलाइजेशन का पीरियड था, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट थे, तो लास्ट जो आए यहाँ पे भी एक कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी किसका था, वो सल्जूक यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। जो सल्जूक थे ये भी तुर्क थे एक्चुअली में, और इन्होंने जो है यहाँ पे अब्बासियों के नाम के ऊपर रूल किया। और एट द एंड हमने देखा कि 1258 के अंदर मंगोल आए और उन्होंने आके जो है वो ख्वारिज़म शाह को डिफीट किया, और उसके नतीजे के तौर पर उस टाइम पे जो आखिरी हुक्मरान था वो अल-मुस्तासिम था, और यहाँ से इस तरह से अब्बासी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई। तो ये जो फर्स्ट जो एरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको गोल्डन एज का एक्चुअली में जो है वो माना जाता है कि यही गोल्डन एज थी इस्लाम की, कि बाकी जो है वो एक सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन वो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे एक सल्तनत के अंदर, वो भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अबू जाफ़र अल-मंसूर की। और अबू जाफ़र अल-मंसूर जो है इसको माना जाता है रियल फाउंडर के। ये जो शख्स है, ये जो बंदा है अल-मंसूर जो है, ये असल में रियल फाउंडर हैं किसके, अब्बासी खिलाफत के। यानी जो अब्बासी जो खिलाफत को एक इस्तेहकाम पहुंचाया, एक ताकत दी और उसे जो है वो आगे ले गए और एक नाम पैदा किया, तो वो अल-मंसूर ने किया, ठीक है। तो अल-मंसूर को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 22 सालों के अंदर जो है अब्बासियों को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो प्रोवाइड किया उस टाइम पे, जबकि हर साइड पे जो है वो जंगें ही थी और बहुत से दुश्मन भी मौजूद थे वहाँ पे। क्योंकि एक तो बनु उमैया तो था ही था कि उसके साथ जो इश्यूज चले जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जो अलावती थे, ठीक है, यानी जिनको शिया कहा गया, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिनका ये दावा था कि अहले बैत जो है सिर्फ वही, उनको ही हुकूमत जो है और उनका हक है और खिलाफत उन्हीं के पास जानी चाहिए, इसके अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज उस टाइम पे थे। अब बात करते हैं अबू जाफ़र अल-मंसूर की। तो 22 साल तकरीबन इन्होंने हुक्मरानी की और इन्होंने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो फाउंडेशन जो है वो दी खिलाफत को, यानी अब्बासी खिलाफत को एक मजबूत बुनियाद मुहैया की। इनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे और बहुत ही हार्ड वर्किंग भी थे। अब यहाँ पे एक्चुअली में इनके बारे में आपको दो राय देखने को मिलेंगी, हकीकत भी है और एक राय ये देखने को मिलेगी कि जो आपको एक स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा, वो स्कूल ऑफ थॉट इनको हीरो बताएगा और कहेगा कि अब्बासियों की जो बुनियाद है, जो इस्लाम के जो गोल्डन एरा की जो बुनियाद है, वो अल-मंसूर ने रखी। लेकिन वहीं पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा जो हकीकत भी है, और वो क्या है कि इन्होंने जो है वो जो अहले बैत थे, ठीक है, और जो इमाम हुसैन की जो औलाद थी उसको चुन चुन के जो है वो शहीद किया या कत्ल किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए, ठीक है। तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर थे, हार्ड वर्किंग थे और इनकी जो रूटीन थी वो कुछ इस तरह से थी कि सुबह के टाइम पे जो इनकी रूटीन थी, ये क्या करते कि सुबह की नमाज से लेके ज़ोहर तक का जो टाइम था वो क्या करते कि उस टाइम पे डिपार्टमेंट्स को, उनके इश्यूज़ को मैनेज करते और जो गवर्नर्स थे उनका जो है उनको ऑर्डर्स दिया करते। यानी सुबह से लेके ज़ोहर तक का जितना भी टाइम था, ये सारे का सारा टाइम जो है वो हुक्मरानी के लिए होता और इस टाइम में इनकी पूरी कोशिश होती कि बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया जाए गवर्नर्स को, उनके काम को और उनको जो ऑर्डर्स देने हैं वो इस टाइम पे इशू किए जाए। उसके बाद डे टाइम ज़ोहर के बाद जो है इनका फैमिली का टाइम होता, शाम का जो टाइम था अल-मंसूर का वो इनका अपनी स्टडी का टाइम होता। तो इनको बहुत बड़ा आलिम भी माना जाता है एक स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक, कि ख़ुद बहुत बड़े आलिम थे। इसी वजह से जो है इन्होंने उलूम को जो है और ख़ास करके उलमा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपने कोर्ट के अंदर, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म हुनर फैला अब्बासियों के अंदर, ठीक है। तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा यानी शौकीन थे और इनके 4 प्रिंसिपल्स थे बेसिकली। ये 4 बातों के ऊपर यकीन रखते थे कि अगर ये बातें मौजूद हैं एक सल्तनत के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकती अल-मंसूर के नज़दीक। अब अल-मंसूर ये कहते थे कि पहली बात तो ये है
कि अगर एक स्टेट को बेहतर तरीके से चलना है तो उसके लिए एक बहादुर काजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक काजी बहादुर होगा और वो इंसाफ के ऊपर फैसले करेगा हर एक के लिए, तो वो स्टेट कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकती। दूसरा इनका ये मानना था कि रूल ऑफ लॉ जो है, यानी कि पीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके लिए जो पुलिस का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए निडर पुलिस का होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल रहे और रूल ऑफ लॉ रहे। तो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी इनके नज़दीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और वो क्या थी, टैक्स कलेक्शन। इनके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक स्टेट के लिए, एक रियासत के लिए है, वो क्या है, वो है जी टैक्स। कि जब तक टैक्स आएगा तो स्टेट जो है वो अपने आप को मैनेज करेगी, लेकिन जब टैक्स ही नहीं आएगा तो ऑब्वियसली स्टेट कैसे अपने अफेयर्स को जो है वो मैनेज कर पाएगी। तो उस टाइम पे तो अमीन होते थे, लेकिन अब जैसे आजकल जो है वो एसी वगैरह या तहसीलदार जो है वो टैक्स वगैरह को देखते हैं, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरे के पूरा तो क्रिएट हो चुका है, तो वो देखता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो है वो न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और चौथे नंबर पे इनके ख्याल में अगर जो प्रेस है वो अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो कम्युनिकेशन है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उस टाइम पे 12 सूबों के अंदर तकसीम किया हुआ था, तो हर सूबे के गवर्नर को ऑर्डर्स पहुंचाना टाइम के ऊपर, वहाँ से ऑर्डर्स को कलेक्ट करना, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुँचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए प्रेस का जो है होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए समझते थे अगर ये 4 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और ये 4 डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं एक रियासत के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि रियासत जो है वो कोलैप्स करेगी। तो इस वजह से इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसी वजह से इनके जो 22 साल रहे वो बहुत ही शानदार रहे बनु अब्बास के लिए। अब अगर नॉलेज की बात की जाए तो ये खुद बहुत बड़े, जैसा कहा जाता है कि आलिम थे, तो ये उलमा को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपने दरबार के अंदर, कि दरबार के अंदर जो है वो स्पेशल जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाती। जो उलमा थे उनको वहाँ पे बुला के मंसूर जो है वो बहस किया करते। इवन यहाँ तक माना जाता है कि ये शिया और सुन्नी को वहाँ पे बुलाते और जो कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स हैं उनके ऊपर डिबेट्स करवाते कि भाई आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस तरह से ये वहाँ पे डिबेट्स करवाया करते। तो इनके टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स भी पैदा हुए, खास करके अगर फेमस बुक्स की बात की जाए तो मोता इमाम मालिक जो है वो इसी टाइम पे लिखी गई। इमाम मालिक की सबसे फेमस बुक जो मानी जाती है, ठीक है, मालिकी फ़िक़ह की। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा ने उस टाइम पे जितना काम किया, उस सारे का सारा काम अल मंसूर के टाइम पे हुआ। उनकी जो राइटिंग्स थी, जो रिसर्च थी, सारी की सारी वो सारी की सारी जो है वो इनके टाइम पे अल मंसूर के टाइम पे जो है वो हुई। मगाजी जो लिखी गई वो अबू इसहाक की एक बहुत ही बड़ा नाम है, ये जो है वो उस टाइम पे लिखी गई। इसी तरह से होस्ट जो इन्होंने क्या किया जी, ये होस्ट किया करते जो नॉलेज कॉन्फ्रेंसेस थी, जो यानी कि दरबार के अंदर जो उलमा थे, जो मशाइख थे, उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंसेस, ये उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है और वहाँ पर उनको कंडक्ट करते। इसके अलावा जी बहुत से जो ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर्स थे, जैसे ऊपर कुछ के चंद के नाम लिए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं जो जिन्होंने उस टाइम पे अल मंसूर के टाइम पे बहुत बड़ा नाम पैदा किया और इल्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। और सबसे बड़ा जो अल मंसूर का कारनामा माना जाता है कि इन्होंने एक आगाज़ किया बुक ट्रांसलेशन का, एक जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ अरेबिक के अंदर। यानी इससे पहले जितने भी उलूम मौजूद थे वो सारे के सारे या तो ग्रीक लैंग्वेज में थे, ठीक है, ग्रीक्स के थे, और या फिर जो है वो लैटिन के अंदर मौजूद थे। तो उसमें अब क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो जो रूम का बादशाह था उसके साथ स्पेशल जो है वो ताल्लुकात बनाए रूम के बादशाह के साथ, और वहाँ से उससे जो है वो बुक्स मंगवाई उनकी लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पे जो है इन्होंने उन बुक्स को अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया, जिससे जो है वो नॉलेज फैला और इस तरह से ये गोल्डन एज स्टार्ट हुई। यानी जो गोल्डन एज इस्लाम की स्टार्ट हुई उसका जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट दिया जाता है अल मंसूर को, कि अल मंसूर जो है उन्होंने ये जो स्पेशल एफर्ट्स की नॉलेज के हवाले से, तो अगर ये एफर्ट्स ना करते उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है इतना ज़्यादा नॉलेज प्रमोट ना होता, तो इस्लाम का जो गोल्डन एज है उस टाइम पे स्टार्ट ना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सूबाई इंतज़ामिया के अंदर इन्होंने सूबों को जो है वो 12 प्रोविंसेस के अंदर 12 सूबे तकसीम किए हुए थे पूरी की पूरी सल्तनत के, और 12 सूबों को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि जितना भी जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि अब
12 सूबे मौजूद थे, उनका कंट्रोल भी था, लेकिन यहाँ पे पर्शियन का हमें कुछ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके आगे हम जिक्र करेंगे भी बड़ा मक्की फैमिली का। उसकी वजह ये है कि अब ये जो रेवोल्यूशन आया, अब्बासीड रेवोल्यूशन, ये अबू मुस्लिम लेके आए थे, तो अबू मुस्लिम खुद पर्शियन थे, तो इसका मतलब वहाँ से पर्शियंस की एक बड़ी सपोर्ट थी। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी खास करके प्रोविंसेस के अंदर, यानी सूबाई जो सरकारी हुक्मरान थे, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला पर्शियंस का। इसी तरह से ये गवर्नर्स की ट्रांसफ़र करते थे अल-मंसूर, क्योंकि इनके ख्याल में अगर कोई एक बंदा जो है एक गवर्नर एक ही इलाके में ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो उसकी मनमानी होगी, उससे लोग डरेंगे और वो सही से काम नहीं करेगा, इसलिए ये ट्रांसफ़र करते रहते गवर्नर्स की। और बहुत ही कीनली जो है वो ऑब्जर्व करते किसको जी, गवर्नर्स को, उनके काम को, उनके तरीक़ाकार को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करते और उनकी अकाउंटेबिलिटी किया करते कि भाई आप लोगों का काम कैसा है और किस तरह से जा रहा है। इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स की, क्योंकि मिलिट्री उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक चैलेंजिंग दौर रहा, तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन्होंने जो है वो तैयार की, उनको वेपन्स दिए, नए वेपन्स दिए, फोर्ट्स जो है वो बिल्ड किए, और जो पुराने फोर्ट्स थे उनकी जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन की, और बॉर्डर प्रोटेक्शन का जो है वो ख़ास करके इंतज़ाम किया। इसी तरह से इनके टाइम के दौरान जो बगावतें हुई, यानी जो रिवॉल्ट्स आए अल-मंसूर के टाइम के दौरान, उसमें पहला जो रिवॉल्ट था वो था जी अब्दुल्ला बिन अली का। अब ये जो अब्दुल्ला बिन अली थे, हम पहले इनका जिक्र कर चुके हैं कि ये कौन थे जी, ये अंकल थे असुफा के, या फिर अल-मंसूर के अंकल थे, यानी इनके चचा थे। अब जब ये इनके चचा थे तो इन्होंने भी दावा किया हुआ था, क्या दावा किया हुआ था कि भाई असुफा जो है, असुफा ने ये कहा था कि भाई मेरे बाद जो है वो खिलाफत आपके पास जाएगी, चचा ने ये दावा किया हुआ था, तो इस वजह से ये खिलाफत जो है वो मेरे पास आनी चाहिए। लेकिन जो मंसूर थे उन्होंने जो है उन्होंने कहा ऐसा कोई भी दावा जो है वो अल-सुफ़ा ने नहीं किया था। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो इन्होंने एक रिवॉल्ट क्रिएट कर दिया और इनको भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मानते थे और सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इनके खिलाफ एक जंग हुई और एक जंग करनी पड़ी, और जंग के नतीजे के तौर पे जो है फिर चचा को शिकस्त हुई, और फिर उन्होंने एक चचा को जो है वो एक घर के अंदर जो है वो कैद कर दिया, और फिर माना जाता है कि उस घर की जो है वो छत गिरी और वहीं पे जो है उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक रिवॉल्ट था। दूसरा रिवॉल्ट अगर हम बात करें तो अबू मुस्लिम का रिवॉल्ट था। अब अबू मुस्लिम वही है जो कि जनरल था और जिसने माना जाता है कि 6 लाख लोगों को जो है वो कत्ल किया, और उसके बाद जो है वो अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी 6 लाख लोगों को कत्ल किया, हर उस शख्स को, हर उस ग्रोह को, हर उस कबीले को कत्ल किया जो कि सपोर्ट में था बनु उमैया की और अपोजिशन में था किसकी जी, बनु अब्बास की, तो उनको उसको कत्ल किया। तो ये जो अबू मुस्लिम था ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, और ये खास करके एक तो पर्शियन था और खुरासान के इलाके के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसीलिए हमने देखा कि जो अब्बासीड मूवमेंट है वो खुरासान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई, और वहीं से जो है इन्होंने ओपन जो है वो एक अनाउंसमेंट का सिलसिला स्टार्ट किया। तो अब जब कुछ शक पैदा हुआ कि भाई पर्शियंस जो हैं, क्योंकि पर्शियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुका था, यानी जो ईरानी थे उनका हुकूमत में जो अमल दखल था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो ये बात अल-मंसूर को महसूस हो रही थी, और उसकी वजह क्या थी कि जो टॉप का जनरल था यानी अबू मुस्लिम जो था वो खुद जो है वो ईरानी था, तो इस वजह से लोग जो है वो ईरानी, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो इसलिए अल-मंसूर ने फैसला किया कि अबू मुस्लिम को भी रास्ते से हटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया जी, ने अपने दरबार में बुलाया, कुछ लोगों को वहाँ पहले से छुपाया हुआ था, और वहाँ पे फिर जो है इन्हें कत्ल कर दिया। उस तरह से ये रिवॉल्ट भी जो है वो ख़त्म हुआ। और जब ये रिवॉल्ट ख़त्म हुआ तो अब ये क्योंकि खुद पर्शियन थे, तो एक और शख्स जो है जो इनका सपोर्टर था सिंदबाद, वो इनकी सपोर्ट में सामने आ गया, क्योंकि वहाँ पे अरब और नॉन अरब्स का मामला आ गया कि जो नॉन अरब्स थे, जो पर्शियंस थे, उन्होंने कहा भाई अरब जो है इन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमें बदला लेना चाहिए। तो सिंदबाद जो है, ये सिंदबाद नामी शख्स सामने आया, तो फिर इसके खिलाफ भी क्या हुआ जी, इसने जो है वो काबा की तरफ मार्च की। तो ऐसे में इसे भी जमहूर जो है, ये एक जनरल था अल-मंसूर का, इस जमहूर ने जो है इन्हें भी जो है वो इस शख्स को भी कत्ल कर दिया, और इस तरह से ये रिवॉल्ट भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो जमहूर था इसके पास जब ये इतना ज़्यादा ये जो माल गनीमत है, माल गनीमत जब इस शख्स के हाथ लगा तो इसने भी क्या किया, इसकी नीयत भी ख़राब हो गई, और इसने क्या सोचा कि भाई अब मुझे क्या ज़रूरत है अल-मंसूर को मानने की। तो इसने भी जो है ख़ुद ही इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट कर दी, और इसने भी बगावत कर दी जमहूर ने। ऐसे में फिर जो है इसके खिलाफ भी जंग हुई और इसे भी कत्ल किया गया, और इस तरह से ये रिवॉल्ट भी ख़त्म हुआ। और एक और जो रिवॉल्ट था जी, वो कौन सा जी, मुल्बिद में हरमा का रिवॉल्ट था। अब ये जो लोग थे ये जजीरा के रहने वाले थे, जो जजीरा इराक का और शाम का जो इलाका है पीछे करके, जो टर्की के बॉर्डर के साथ आता है, तो वहाँ पे जो जजीरा का इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है इन्होंने रिवॉल्ट किया। और ये बहुत ही अजीब तरह के लोग थे, ये मानते थे कि जो मंसूर है वो खुदा है, नाउजुबिल्ला। तो ये मंसूर को खुदा मानना स्टार्ट हो गए, और ये वहाँ से सारे का सारा ग्रुप निकला, और ग्रुप आके जो है वो जमा हो गया अल-मंसूर के पैलेस के बाहर,
ठीक है। और वहाँ जमा हुआ और इसने आके क्या किया जी, इसने आके नारे लगाना स्टार्ट कर दिए कि भाई हमें मंसूर से मिलना है क्योंकि वो हमारा खुदा है। तो वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, इनके जो बड़े सरदार थे उनको पकड़ा गया और उनको जो है वो कैद कर दिया। तो ऐसे में इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, इन्होंने फिर काफ़ी वहाँ पे जो है वो माना जाता है कि महल में घुस के अपने एक तो सरदारों को छुड़ाया और दूसरा काफ़ी कत्लो गारत हुई वहाँ पे उस टाइम पे। और उसके बाद जो है इनके साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लगी रहीं, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इनका ये फितना ख़त्म हुआ। तो लेकिन ये रिवॉल्ट भी जो है वो एंड हो गया। इसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट रिवॉल्ट की, तो वो है जी बर्बर अफ्रीका के। जो अफ्रीका के बर्बर थे ये हमेशा से ही जो है स्टार्ट से ही जब से इस्लाम फैला था तो तब से ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे थे। तो इस वजह से ये भी हमेशा से जो है वो आज़ादी ही चाहते थे। तो इन्होंने भी रिवॉल्ट किया, इनके खिलाफ भी जंग हुई और इन्हें भी कंट्रोल किया गया। और इसके बाद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स जी नफ्स ज़किया जो है, इनका जो है वो माना जाता है कि इन्होंने रिवॉल्ट किया। अब यहाँ पे इन्होंने रिवॉल्ट क्या किया कि ये ख़ुद को खलीफा मानते थे, ठीक है। और ये जो है वो कुछ लोग तो मानते हैं कि भाई ये शिया के इमाम थे और कुछ ये मानते हैं कि शिया के इमाम नहीं थे, लेकिन शिया इनके बहुत ज़्यादा मानने वाले थे क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ था वो अहले बैत से था। जो असल नाम था वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, लेकिन इन्हें नफ्स ज़किया कहा जाता था इनकी नेकी और परहेज़गारी की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा नेक थे और बहुत ज़्यादा परहेज़गार थे। तो इस वजह से इन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी और बहुत से लोगों ने इनके हाथ के ऊपर बैत की हुई थी। और ख़ास करके जो शिया थे उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इनके हाथ के ऊपर बैत की हुई थी और वो इन्हें जो है वो खलीफा मानते थे। तो एक टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे जो है वो मंसूर खुद भी जो है वो नफ्स ज़किया के साथ शामिल था। जिस टाइम पे मंसूर हुकूमत में नहीं था या अब्बासी हुकूमत जिस टाइम पे नहीं थी, तो उस टाइम पे उन्होंने भी नफ्स ज़किया के हाथ पे बैत की थी कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे बनु उमैया के अगेंस्ट में। लेकिन जब अपनी हुकूमत बन गई तो अब मंसूर ने जो है वो इनकार कर दिया इनको मानने से। तो ऐसे में फिर इनको कहा कि भाई आप जो है वो सरेंडर कर दें। नफ्स ज़किया ने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा क्योंकि जो खिलाफत है उस पर जो हक है वो तो अहले बैत का ही है। इन्होंने फिर सारे का सारा सिलसिला बताया, हज़रत अली की शान बताई, इमाम हुसैन की, इमाम हसन की, सारा कुछ बताया। लेकिन फिर ये काफ़ी सिलसिला जारी रहा ख़त व किताबत का। जब कोई फ़ैसला नहीं हो सका तो ऐसे में इनके बीच में जंग हुई और यहाँ पे जो जंग हुई तो उसके नतीजे के तौर पे जो है नफ्स ज़किया को शहीद कर दिया गया। और ये एक बहुत ही भयानक किस्म का जो है वो कत्ल था इस्लाम के अंदर। एक और क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा तकसीम पैदा हुई, ख़ास करके अब्बासियों के लिए जो एक बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो यहाँ से नफ्स ज़किया के शहादत के बाद स्टार्ट हुई। क्योंकि नफ्स ज़किया अब बहुत पॉपुलर थे और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था इनका। ख़ास करके इन्होंने मदीना में रह के जो है, मदीना के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो मदीना में जो है वो रह के काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया। तो 6 माह के बाद जो है वो माना जाता है कि इनको जो है वो शिकस्त हुई क्योंकि मदीना के बाहर से जितने भी रास्ते थे उनको बैक कर दिया गया। तो खैर अब इनको क्योंकि शिया बहुत ज़्यादा मानते थे तो शिया ने क्या किया जी, ओपनली जो है वो अब्बासियों का जो है वो उनकी अपोजिशन में आ गए कि भाई आपका हक नहीं, अहले बैत का हक है, ऊपर से आपने जो है हमारे इमाम को भी कत्ल किया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फिर ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। और इवन यहीं पर ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है अलमंसूर के ऊपर कि भाई अलमंसूर ने क्या किया, इमाम हुसैन की जो पूरी की पूरी जो एक नस्ल थी उसको जो है वो कत्ल करवाया या शहीद करवाया उनको। अब ये क्यों माना जाता है, क्योंकि जब नफ्स ज़किया ने, जब अलमंसूर ने जो है वो टारगेट्स दिए, गोल दिए कि भाई आप नफ्स ज़किया को पकड़ें अपने गवर्नर्स को, तो गवर्नर्स इसमें नाकाम रहे। तो फिर अलमंसूर ने गुस्से में आके ये कहा कि भाई अब अगर आपको वो नहीं मिल रहे, यानी आप नफ्स ज़किया तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप जितनी भी अहले बैत की जो औलादें हैं उनको पकड़ें और उनको नाउज़ुबिल्लाह आप जो है ना उनको अकाउंटेबल बनाएं। तो इस तरह से उनको फिर जो है वो उनका कत्लेआम किया गया। तो ये एक और बहुत बड़ा जुल्म हुआ अलमंसूर के ज़माने के दौरान। तो ये बहुत बड़ा इन पर जो है वो इल्ज़ाम है। और इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद जो इनके भाई थे इब्राहिम, वो जो है उनके पास भी बहुत बड़ी फ़ौज, तकरीबन 1 लाख के करीब जो है माना जाता है फ़ौज मौजूद थी और उनको खुरासान की बहुत बड़ी सपोर्ट भी मौजूद थी, यानी जो ईरानी थे खुरासान के इलाके के उनकी सपोर्ट भी थी। तो ऐसे में उनके साथ भी एक शदीद किस्म की वॉर हुई और शदीद किस्म की वॉर के बाद जो अलमंसूर का जो जनरल था ईसा, उसको जो है वो कामयाबी मिली और इस तरह से उन्हें भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो बगावतें थी अलमंसूर के टाइम पर यहाँ पर इस तरह ख़त्म हुई, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं जी कंस्ट्रक्शन की, कि जो कंस्ट्रक्शंस हुई अलमंसूर के दौरान, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन हुई वो है जी फाउंडेशन ऑफ बगदाद, और ये कैपिटल भी था बाद में।
और ये बगदाद जो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वही बगदाद है जो कि सालों तक जो है वो इल्म अदब का शहर रहा और दुनिया में इसने राज किया, और ये इसकी जो बुनियाद है एक्चुअली में वो अल-मंसूर ने रखी, और ये बहुत ही शानदार किस्म का जो शहर बनाया, इसको पूरा बाकायदा प्लान करके बनाया गया। इसकी जो है ये आप देख लें कि एक जो है पूरे के पूरा दीवार फैली हुई है, तो चारों साइडों में इसके दीवार और इसके बाहर जो है यहाँ पे खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन से जो है इसकी प्रोटेक्शन की जा सके, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो शहर है उसकी बुनियाद रखी यानी अल-मंसूर ने। तो अल-मंसूर को सहरा ये जाता है उसके सर कि उसने बगदाद की जो है वो बुनियाद रख दी, ठीक है। तो बगदाद बाद में जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन का सेंटर बना और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक लर्निंग का एक इंस्टीट्यूट बना पूरे का पूरा बगदाद जो है। बात करते हैं जी बड़ा मक्की इन्फ्लुएंस की। अब जैसे मैंने कहा कि अल-मंसूर के टाइम पे क्योंकि अब जो अब्बासी हुकूमत थी उसको जो कामयाबी मिली या अब्बासी जो खिलाफत थी वो पर्शियंस की वजह से मिली, यानी ईरानियों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और बनु उमैया के अगेंस्ट में इनको, तो जिस वजह से इनकी मिली, तो यहाँ पे जो इनका इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। एक बड़ा मक्की फैमिली थी, तो ये बड़ा मक्की फैमिली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग थे, ठीक है। तो ये भी जो है ना ये पर्शियन फैमिली थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा यहाँ पे अल-मंसूर के टाइम पे, और इवन अल-मंसूर के टाइम पे नहीं बल्कि हारून रशीद तक के ज़माने तक जो है इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। फिर हारून रशीद के इवन ये वज़ीर भी रहे, वज़ीर आज़म तक रहे, लेकिन उसके बाद हारून रशीद ने जो है इनको फिर बहुत ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया, ठीक है, कुछ शकूक व शुबहात की बिना पे, तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। 2 मसाजिद जो है वो अल-मंसूर ने तैयार करवाई, एक जो है वो शहज़ादों के लिए, रॉयल्स के लिए, और दूसरी जो है वो आम लोगों के लिए, ताकि वहाँ पे वो नमाज अदा कर सके। और इसके अलावा जो है ये ट्रेंच जो है ये खंदक वगैरह ये इसी का है। बगदाद के बाहर जो है ये इन्होंने पूरी की पूरी वॉल बना के तो वहाँ पे जो है खंदक खुदवाई, और 4 दरवाजे थे बगदाद शहर के, ठीक है, और ये 4 दरवाजे इसकी प्रोटेक्शन में थे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रॉयल पैलेस जो है यहाँ पे बगदाद के अंदर जो है वो बनाया अल-मंसूर ने। इसके अलावा एक रसाफा पैलेस जो है बनाया गया शहर के बाहर, और बहुत ही शानदार किस्म का ये पैलेस जो है ये महल भी तामीर किया गया। इसके अलावा हरम शरीफ जो है उसकी जो है वो एक्सपेंशन की गई, ताकि वहाँ पे क्योंकि अब तादाद बढ़ रही थी तो उसको फिर ज़रूरत थी एक्सपेंशन की, तो वहाँ पे जो है की। और उसके बाद जो हज के रास्ते में जाते हुए अल-मंसूर की जो है वो डेथ हो गई। तो इस तरह जो अल-मंसूर का इंतकाल हुआ, यानी कि वो हज के रास्ते में जाते हुए हुआ। तो ये वो सारे का सारा टाइम था जी जो अल-मंसूर का टाइम था, और तकरीबन 754 से लेके 774 तक का जो टाइम था, ठीक है, ये अल-मंसूर का रहा, और बहुत ही शानदार किस्म का टाइम रहा, सिवाय इसके कि नफ्स ज़किया और जो अहले तशी के साथ, जो अहले बैत के जो बचे हुए लोग थे उनके साथ जो जुल्म किया गया, उसके अलावा जो है अल-मंसूर का जो वक्त रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और एक नई सल्तनत जो थी, उस नई सल्तनत को जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो प्रोवाइड किया गया वो किसने किया जी? वो अल-मंसूर ने किया, और सारे का सारा सहरा जो है वो अल-मंसूर के सर जाता है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई और जो फर्स्ट एरा था, जो पहले 100 साल थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे एक्चुअली में, जो अब्बासी खिलाफत थी, तो उसमें जो है वो और कौन से इंपॉर्टेंट हुक्मरान रहे, ठीक है।